नमस्कार, स्वागत है आपका। खबरें भी तक देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ मुमताज खान और मैं हाजिर हूं हमेशा की तरह अपनी बेहद खास पेशकश खबर की तह तक लेकर आपके दरमियान। इस कार्यक्रम के जरिए हमारा मकसद है हर उस अहम खबर की तह तक पहुंचे, उसकी गहराई तक पहुंचे जो सीधे आम आदमी के सरोकार से जुड़ी होती है। और इसमें हमारे मदद करते हैं हमारे ब्यूरो चीफ्स, हमारे तमाम सीनियर साथी। आइए शुरुआत करते हैं आज के कार्यक्रम की और इसके लिए हम सबसे पहले रुक करेंगे हरियाणा का। मिशन 2024 में जुट गए हैं मुख्यमंत्री मनोहर लाल। आज 4 जिलों के पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे मुख्यमंत्री। चंडीगढ़ से संत कबीर कुटिया आवास पर सुबह 9 बजे बैठक शुरू होगी। भिवानी, महेंद्रगढ़, चरखी दादरी और रेवाड़ी जिले के कार्यकर्ता इसमें शामिल होंगे। पार्टी पदाधिकारियों के साथ इस बैठक में आगामी रणनीति को लेकर चर्चा करेंगे मुख्यमंत्री। बैठक में जिला अध्यक्ष, जिला प्रभारी समेत जिले से जुड़े तमाम पदाधिकारी शामिल होंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल लोकसभा कोऑर्डिनेटर्स के साथ भी बैठक करेंगे। सीएम की लोकसभा कोऑर्डिनेटर्स के साथ दोपहर 3 बजे बैठक होगी। तो हमारे साथ हमेशा की तरह हमारे तमाम सीनियर साथी जुड़ चुके हैं। आइए आपका तारुफ कराते हैं। हमारे साथ शिमला से हमारे ब्यूरो हेड प्रदीप ठाकुर बने हुए हैं। प्रदीप, बहुत स्वागत है आपका। राव शफात अली उत्तराखंड से हमारे ब्यूरो चीफ हमारे साथ बने हुए हैं। राव शफात, आपका भी बहुत स्वागत है। हमारे स्टेट हेड जितेंद्र चौधरी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, आपका भी बहुत स्वागत है। और अनिल मोर हमारे पॉलिटिकल एडिटर भी हमारे साथ बने हुए हैं। अनिल, आपका भी बहुत स्वागत है। पहली खबर अनिल हमने हरियाणा के हवाले से अपने दर्शकों तक पहुंचाई है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल 2024 को बड़ी संजीदगी से लेते हुए नजर आ रहे हैं। अभी से इसके लिए 4 जिलों के पार्टी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के साथ उनकी मीटिंग होगी। 2024 की रणनीति पर बताया जा रहा है कि चर्चा की जाएगी। आप तफसील से बताएं अनिल, कौन से हैं वो 4 जिले, कब ये मीटिंग आयोजित की गई? देखिए मुमताज, मुख्यमंत्री मनोहर लाल जितनी बैठकें अधिकारियों के साथ करते हैं, सरकार से जुड़ी विषयों को लेकर बैठकें करते हैं, उतनी ही बैठकें संगठन को लेकर, मिशन 2024 को लेकर मुख्यमंत्री करते हैं। मुख्यमंत्री की तरफ से आज 4 जिलों के बीजेपी कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों के साथ बैठक है। 4 जिले जिनमें भिवानी, चरखी दादरी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, इन 4 जिलों के जो बीजेपी की पार्टी कार्यकर्ता है पदाधिकारी, इन कार्यकर्ताओं नेताओं के साथ मुख्यमंत्री बैठक कर रहे हैं। मुख्यमंत्री आवास पर ये बैठक चल रही है। मुख्यमंत्री लगातार काफी दिनों से जो 4 जिलों के जो पार्टी के कार्यकर्ता है पदाधिकारी उनके साथ बैठकें कर रहे हैं। कई जिलों के साथ मुख्यमंत्री बैठकें कर चुके हैं और आज 4 जिलों के साथ मुख्यमंत्री की बैठकें चल रही हैं। इन बैठकों में मुख्यमंत्री कहीं ना कहीं संगठन और सरकार से जुड़े विषयों को लेकर बातचीत करते हैं। सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं और मुख्यमंत्री की जितनी भी खासतौर से फ्लैगशिप योजना है, उन योजनाओं को का धरातल पर किस तरीके से असर है, उन योजनाओं का आम आदमी को किस तरीके से लाभ मिल रहा है, चाहे हम परिवार पहचान पत्र की बात करें, बीपीएल कार्ड की बात करें, प्रॉपर्टी आईडी की बात करें, या जो दूसरी योजनाएं जो मुख्यमंत्री के बेहद करीब है, उन योजनाओं का लाभ किस तरीके से मिल रहा है, सरकार और संगठन किस तरीके से तालमेल बनाकर चल रहे हैं, कार्यकर्ताओं के जिलों में अधिकारी कितनी सुनवाई करते हैं, इन तमाम पहलुओं को लेकर मुख्यमंत्री पार्टी के नेताओं से फीडबैक लेते हैं। क्योंकि अब लोकसभा चुनाव की अगर बात करें, लोकसभा चुनाव को मोटा मोटा 4 महीने मानकर चलिए, 4 महीने बचे हुए हैं। हरियाणा विधानसभा की बात करें, हरियाणा विधानसभा के तकरीबन 11 महीने चुनाव को बचे हुए, तो ऐसे में समय ज्यादा नहीं बचा। इतने कम समय में किस तरीके से सरकार की योजनाओं को धरातल पर लागू किया जा सकता है, किस तरीके से जो सरकार का कामकाज है उसमें कार्यकर्ताओं की, पदाधिकारियों की क्या सुझाव सरकार के कामकाज को लेकर है, इन तमाम पहलुओं को लेकर तमाम तरह का फीडबैक, राजनीतिक फीडबैक भी मुख्यमंत्री इन पार्टी के नेताओं से लेते हैं। ठीक कहा अनिल आपने। इसी पर हम चर्चा करेंगे हमारे स्टेट हेड जितेंद्र चौधरी के साथ भी। जितेंद्र, जाहिर सी बात है ये जो 4 राज्यों के चुनावी नतीजे आए, 5 राज्यों के, उनमें 3 में इतनी बम्पर जीत हासिल की भारतीय जनता पार्टी ने। हौसले तो बुलंद हैं, लेकिन इसके बावजूद तैयारी में और पूरे चुनाव को, आइंदा आने वाले को संजीदगी से लेने में कोई कसर बाकी नहीं रखी जा रही। और यही वजह है कि बैठकों का ये सिलसिला मुख्यमंत्री की तरफ से शुरू किया जा रहा है। फोकस और तवज्जो खासतौर पर इस बात पर है जितेंद्र की जो नीतियां अब तक बनाई गई हैं वो लोगों तक किस अंदाज में पहुंच रही हैं, लोगों का क्या फीडबैक है, जनता क्या सोचती है और क्या मशवरे और हो सकते हैं ताकि आने वाले चुनाव को पूरी शिद्दत से लड़ सके पार्टी। जितेंद्र, देखिए, बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी अपनी इसी कार्यशैली को लेकर के जानी जाती है। मुमताज, अगर हम बात करें इन चुनावों के नतीजे भी, तो खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से तमाम कार्यकर्ताओं को इस बात को लेकर के स्पष्ट किया गया था कि बहुत ज्यादा उत्साहित होने की आवश्यकता नहीं है।
हालांकि हैट्रिक लगाने की बात यहाँ पर जरूर की गई है, मोदी की गारंटी की बात यहाँ पर जरूर की गई है कि आने वाले समय की गारंटी है ये जो चुनाव नतीजे हैं। लेकिन इसको लेकर के कार्यकर्ता किसी तरीके से लठार्जित ना हो, उनके अंदर बहुत ज्यादा उत्साह जो है या फिर बहुत ज्यादा खुशी का माहौल इस प्रकार से ना बने कि आने वाले समय की जो कार्यप्रणाली है उस पर इसका असर पड़ते हुए नजर आए। और भारतीय जनता पार्टी इसी सोच के साथ आगे बढ़ते हुए नजर आती है। तभी ये कहा जा सकता है कि चुनाव नतीजे आने के तुरंत बाद ही बैठक मंथन का दौर जो है वो हरियाणा प्रदेश के अंदर शुरू हो चुका है, क्योंकि आम चुनावों को लेकर के जहां मिशन 2024 काफी महत्वपूर्ण है, तो वहीं हरियाणा के विधानसभा चुनाव भी 2024 के अंदर ही अक्टूबर माह में लंबित है। ऐसी स्थिति में संगठन, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष जो है वो बदले गए हैं, नए प्रदेश अध्यक्ष नायब सैनी बने हैं, तो ऐसी स्थिति में संगठन के अंदर जहां कुछ तब्दीलियां आने वाले समय के अंदर देखने के लिए मिल सकती हैं, दिसंबर जनवरी में जो है कुछ सूची इस प्रकार की देखने के लिए मिल सकती है जिसको लेकर के मंत्रणा इस प्रकार की बैठकों में होगी, तो वहीं मिशन 2024 को लेकर किस प्रकार से कमर कसी जाए, केंद्र की प्रदेश की कौन सी योजनाएं हैं जिन्हें लोगों के बीच में ले जाकर के उनका प्रचार प्रसार करने की जरूरत है, लोगों के बीच में आने वाले समय का जो माहौल है उसे किस प्रकार से तैयार करना है, इसे बखूबी भारतीय जनता पार्टी और उसके कार्यकर्ता को इसकी पूरी जानकारी और इसी को लेकर के मंथन बैठकों के जरिए इस प्रकार का मंत्र देने का काम समय समय पर किया जाता है। कल भी मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने एक महत्वपूर्ण बैठक जो वरिष्ठ नेता हैं उनके साथ अपने आवास पर देर शाम की थी। वहीं आज 4 जो मंडल अध्यक्ष है, जो संगठन के जो वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं इसके अंतर्गत आने वाले, उनके साथ इस पर और तफसील से बात करेंगे। जितेंद्र, आप लोग बने रहिए मेरे साथ। एक और अहम खबर का रुख कर रहे हैं। मिशन 2024 को लेकर देर शाम बीजेपी की अहम बैठक हुई। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की मौजूदगी में बैठक हुई और चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री के आवास पर ही बीजेपी की इस मैराथन बैठक का आयोजन किया गया। हरियाणा बीजेपी के प्रभारी बिप्लब देब, प्रदेश अध्यक्ष नायब सैनी भी इस बैठक में मौजूद रहे। बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव ओम प्रकाश धनखड़ भी इस बैठक में मौजूद थे। लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव को लेकर इस बैठक में चर्चा हुई। सरकार और संगठन समेत कई मुद्दों पर चर्चा की गई इस बैठक में। अनिल मोर हमारे पॉलिटिकल एडिटर मुसलसल बने हुए हमारे साथ। अनिल, ये कल शाम को मैराथन बैठक की गई है प्रदेश बीजेपी की तरफ से। तमाम बड़े चेहरे, प्रदेश के तमाम बड़े ओहदेदार इस मीटिंग में मौजूद थे। जाहिर सी बात है तकरीबन हर रोज पार्टी की तरफ से इस बात पर मंथन किया जा रहा है कि 2024 के हरियाणा में विधानसभा और लोकसभा चुनाव को किस तरह से पूरी शिद्दत से, पूरी गंभीरता से लड़ा जाए। कल की बैठक के बारे में तफसील से बताएं अनिल। देखिए मुमताज, मिशन 2024 को लेकर कल एक महत्वपूर्ण बैठक मुख्यमंत्री आवास पर हुई। कल देर शाम एक मैराथन बैठक जो कई घंटे चली, वो बैठक रही। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की मौजूदगी में पार्टी के तमाम बड़े नेता मौजूद थे, जिनमें हरियाणा बीजेपी प्रभारी बिप्लब देब मौजूद थे, हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष नायब सैनी मौजूद थे, बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव ओपी धनखड़ मौजूद थे। इसके अलावा संघ से जुड़े भी कई नेता इस बैठक में मौजूद रहे। इस बैठक में मिशन 2024 को लेकर चर्चा हुई। मिशन 2024 में सबसे पहले लोकसभा चुनाव की बात करते हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर हरियाणा बीजेपी की किस तरीके की तैयारी है, क्योंकि हरियाणा में बीजेपी के पास फिलहाल 10 लोकसभा सीटें हैं। किस तरीके से बीजेपी मिशन 2024 में 10 की 10 लोकसभा सीटों को रिपीट करेगी, 10 की 10 सीटों पर बीजेपी कैसे जीते, क्योंकि बीजेपी के तमाम नेता यही बयान देते हैं कि हम 10 की 10 लोकसभा सीटें जीतेंगे। तो इसको लेकर चर्चा की गई है। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर भी चर्चा हुई, क्योंकि जब से 5 राज्यों के चुनाव परिणाम आए, जिनमें 3 राज्यों में बीजेपी को बड़ा मैंडेट मिला, उसके बाद से ये चर्चाएं चल पड़ी है। कई नेताओं की तरफ से बयान भी दिए हैं और कई नेताओं की तरफ से ऐसी आशंकाएं भी जताई जा रही कि हरियाणा लोकसभा चुनाव के साथ विधानसभा चुनाव हो सकते हैं। तो इस पहलू पर भी चर्चा की गई है कि अगर हरियाणा विधानसभा चुनाव लोकसभा के साथ करवाया जाए तो उसका क्या गुणा भाग रहेगा, बीजेपी को कितना नफा नुकसान होगा, बीजेपी अगर लोकसभा के साथ विधानसभा चुनाव कराती है तो ये क्या फायदे में रहेगा या नहीं रहेगा। तो इन तमाम पहलुओं को लेकर चर्चा की है। सरकार और संगठन से जुड़े विषयों को लेकर भी चर्चा की है, क्योंकि नए प्रदेश अध्यक्ष नायब सैनी बने तो संगठन नए सिरे से खड़ा होना है। तो संगठन का निर्माण कब होगा, किस तरीके से संगठन का निर्माण होगा, उन पहलुओं पर चर्चा की गई। सरकार से जुड़े विषय, चाहे जिनमें हम गठबंधन की बात करें, मंत्रिमंडल की बात करें, सरकार का जो अब समय शेष बचा हुआ, इस बचे हुए समय में सरकार किस तरीके से योजनाओं को लागू कर सकती है, कम समय में सरकार कौन से बड़े काम कर सकती है, इन तमाम पहलुओं को लेकर कहीं ना कहीं इस बैठक में चर्चा की गई है। केंद्र की तरफ से किस तरीके के निर्देश रहने वाले हैं आने वाले दिनों में। चाहे हम मध्य प्रदेश की बात करें, मध्य प्रदेश की कई योजनाएं ऐसी थी जिसके दम पर शिवराज सिंह चौहान
लगातार सत्ता पर काबिज हो, तो ऐसे इन राज्यों से किस तरीके से हरियाणा सीख सकता है और बेहतर किस तरीके से किया जा सकता है, इन तमाम पहलुओं को लेकर इस बैठक में चर्चा हुई है। ठीक है अनिल, हम अपने स्टेट हेड जितेंद्र चौधरी का भी इस खबर पर रुख करेंगे। जितेंद्र, आपके जरिए भी इस खबर की तह तक हम पहुंचना चाहेंगे। हमारे दर्शकों को ये समझाना चाहेंगे कि बीजेपी के तमाम नेता अक्सर ये कहते हुए नजर आते हैं कि हम हमेशा चुनावी मोड में होते हैं, और अब तो वैसे ही चुनाव का मौसम नजदीक आ रहा है। जितेंद्र, ऐसे में क्योंकि हुक्मरानी भी है भारतीय जनता पार्टी की इस वक्त, खासतौर से हरियाणा में भी और केंद्र में भी, तो जवाबदेही भी ज्यादा तय होती है और चुनाव के बहुत सारे पहलू होते हैं। लेकिन इन मैराथन बैठकों को देखकर लग रहा है, समझ में आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी हर मोर्चे पर खुद को बेहतरीन साबित करने के लिए एक एक मिनट का बेहतरीन इस्तेमाल करना चाहती है। जितेंद्र, देखिए मुमताज, भारतीय जनता पार्टी के लिए अगर हम हरियाणा के संदर्भ में बात करते हैं, मिशन 2024 के संदर्भ में बात करते हैं, तो भाजपा के लिए सबसे बड़ा इसे चैलेंज कहें या फिर सबसे ज्यादा जरूरी जो बात रहने वाली है वो यही कि जो 10 में से 10 नंबर है हरियाणा के अंदर लोकसभा सीटों में, उस नंबर को बरकरार रखना, ये अपने आप में भाजपा के लिए अपने रिकॉर्ड को कायम रखने की ही सबसे बड़ी चुनौती के तौर पर है। अगर इसमें किसी भी तरीके से विपक्षी सांसद जीत करके आते हैं तो ये नंबर कटते हुए नजर आएंगे। और अब क्योंकि इस प्रकार का माहौल छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश में सरकार आने के बाद जो बना है, उसको देखते हुए अपने आप में जहां भाजपा के अंदर एक उत्साह देखने के लिए मिल रहा है, तो विपक्ष भी इस बात को लेकर के अपनी जो रणनीति है वो नए सिरे से बनाने की कोशिश करेगा कि भारतीय जनता पार्टी अगर प्रदेशों के अंदर इस प्रकार का प्रदर्शन कर रही है तो आने वाले लोकसभा चुनाव में जहां प्रदेशों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर इस प्रकार का जो जनमत संग्रह किया है भाजपा ने, आने वाले समय में अगर लोकसभा चुनाव होगा तो किस प्रकार से जो माहौल है वो रहने वाला है, इस बात को पहले ही विपक्ष को समझना होगा। तो सबसे बड़ी बात यही रहेगी कि जो 10 के 10 नंबर हैं उन्हें हरियाणा में किस प्रकार से कायम रखा जा सकता है, और इसी को लेकर के बैठक मंथन के ये दौर जो है वो इलेक्शन रिजल्ट के तुरंत बाद ही हरियाणा के अंदर देखने के लिए मिल रहे हैं, जो दर्शा रहे हैं कि उत्साह से ज्यादा अपनी जिम्मेदारी को समझने का काम जो है भाजपा की तरफ से किया जा रहा है। सही कहा जितेंद्र, आप दोनों बने रहिए मेरे साथ। आप दोनों से गुजारिश, एक और अहम खबर का रुख करेंगे, बेहद अहम सियासी खबर हरियाणा से ही। चंडीगढ़ में आज कांग्रेस विधायक दल की अहम बैठक है। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। शीतकालीन सत्र को लेकर कांग्रेस आज रणनीति बनाएगी। दोपहर 3 बजे भूपेंद्र हुड्डा के आवास पर यह बैठक होगी। बगैर कोई वक्त जाए के रुख करते हैं अपने पॉलिटिकल एडिटर अनिल मोर का। अनिल, आज कांग्रेस विधायक दल की बैठक है, नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अध्यक्षता में बैठक होगी। जाहिर है कोई भी सेशन जब शुरू होता है तो उससे पहले विपक्ष पूरी तरह से रणनीति तैयार करता है कि किस तरह से सरकार को घेरा जाए। तो कांग्रेस की बैठक आज किस कदर अहम है? आपको क्या लगता है किन किन मुद्दों को लेकर कांग्रेस की तरफ से आज चर्चा की जाएगी कि सदन में सरकार को घेरा जाए? देखिए मुमताज, 15 तारीख से हरियाणा विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है। शीतकालीन सत्र में कांग्रेस हरियाणा सरकार को किस तरीके से घेरे, किन किन मुद्दों पर सरकार को घेरा जा सकता है, इसी को लेकर कांग्रेस की तरफ से रणनीति बनाई जाएगी। मुमताज, आज की जो बैठक है नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अध्यक्षता में होगी। कांग्रेस के तमाम विधायक इस बैठक में मौजूद रहेंगे। बैठक का समय 3 बजे का रखा गया है। कांग्रेस का कहना है कि उनके पास मुद्दों की कमी नहीं है, चाहे जहरीली शराब का मुद्दा हो, किसानों से जुड़े मुद्दे हो, रोजगार से जुड़े मुद्दे हो, तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिन मुद्दों पर विपक्ष सरकार को घेरने की कोशिश करेगा। हालांकि सरकार पूरे जोश में नजर आएगी, क्योंकि जो 5 राज्यों का मैंडेट आया है, 3 राज्यों में बीजेपी ने जीत दर्ज की, उसके बाद से कहना कि बीजेपी के जो हौसले हैं अपने चरम पर है। तो ऐसे में कहना कि बीजेपी अपने पूरे जोश के साथ सदन में नजर आएगी। हालांकि जो विपक्ष की रणनीति है, विपक्ष जो तमाम मुद्दों को लेकर आज इसी पर चर्चा विमर्श करेगा कि किन किन मुद्दों पर सरकार को घेरा जा सकता है, चाहे जहरीली शराब का मुद्दा वो किस तरीके से उठाना है, रोजगार से जुड़े मुद्दे किस तरीके से उठाने। तो विपक्ष आज पूरी रणनीति बनाएगा कि सदन में सरकार को किस तरीके से घेरा जाएगा। जी जितेंद्र, आपका भी रुख करना चाहेंगे हम इस अहम खबर पर। क्या लगता है आपको, कांग्रेस की दलील है कि मुद्दों की कोई कमी नहीं है, लेकिन सबसे ज्यादा मजबूत किन मुद्दों पर कांग्रेस नजर आ सकती है सदन में सरकार को घेरते हुए, जिस पर आज चर्चा भी कर सकते हैं विधायक दल की बैठक में कांग्रेस के नेता? देखिए, सबसे अहम बात यही है कि आज नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा की अध्यक्षता में जो ये बैठक हो रही है, ये 15 तारीख से शुरू हो रहे विधानसभा के शीतकालीन सत्र को लेकर के हो रही है।
जहरीली शराब का एक मुद्दा है, स्वास्थ्य विभाग के अंदर अनिल विज के फाइल न निकालने का मुद्दा और स्वास्थ्य विभाग में किस प्रकार से व्यवस्थाएं अब जो है बनी हुई हैं, इन तमाम विषयों पर जहां विधायकों के साथ चर्चा नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा की तरफ से की जाएगी, काफी अहम मानी जा रही है, क्योंकि इसकी वजह से फाइलों का अंबार जहां लगा हुआ है, तो वहीं अस्पतालों के अंदर भी इसको लेकर के किस प्रकार की समस्याएं बनी हुई हैं, इसका पूरा फीडबैक लेते हुए इस मुद्दे को कांग्रेस पूरे तरीके से सदन के अंदर भी भुनाने की कोशिश करते हुए नजर आएगी। साथ ही कानून व्यवस्था से जुड़े हुए जो मुद्दे प्रदेश के अंदर देखने के लिए मिले हैं, उन सभी विषयों को भी कांग्रेस यहां पर उठाते हुए नजर आएगी। किसानों से जुड़े मुद्दे हैं, चाहे उनकी खाद को लेकर के हो या फिर फसलों से जुड़ा हुआ मुद्दा हो, उसको लेकर के भी फहरिस्त कांग्रेस की तरफ से तैयार की जाएगी। एग्जाम्स के को लेकर के ये कहा गया था कि जो रोजगार है वो दिया जाएगा, लेकिन कोर्ट के अंदर जो भर्तियां हैं वो अटकी हुई हैं और इस वजह से जो है अभी तक जो रोजगार को लेकर के जो दावा किया गया था, दिसंबर माह चल रहा है और ये कहा गया था कि इसी साल के अंदर 60 से 65 हजार लोगों को रोजगार दे दिया जाएगा। उसके आंकड़े को लेकर के यहाँ पर जरूर बात करने की कोशिश की जाएगी कि रोजगार का वायदा जो किया गया था उसमें अभी तक सरकार कितना खरा उतर पाई है, इसको लेकर के सवाल खड़े करते हुए विपक्ष यहाँ पर कुल मिला के आप दोनों से इस पर चर्चा करके समझ में आ रहा है कि शीतकालीन सत्र बेहद हंगामेदार रहने वाला है हरियाणा विधानसभा में इस बार। बेहद शुक्रिया आपका जितेंद्र इस अहम खबर की तह तक पहुंचने के लिए। अनिल, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इन खबरों की तह तक पहुंचने के लिए। इस बीच हम आगे रुख करेंगे उत्तराखंड का। अधूरे पड़े धामी सरकार में कैबिनेट पदों को लेकर विपक्ष ने सवाल उठाए हैं। दायित्वधारियों की आने वाली लिस्ट को लेकर भी राजनीति शुरू हो गई। दायित्वधारी बनाना सरकार का सिर्फ शगुफा है, ये कहना है विपक्ष का। धामी सरकार को अपने मंत्रिमंडल के खाली पड़े कैबिनेट पदों को भरना चाहिए। अभी भी धामी सरकार में मंत्रिमंडल में 4 पद खाली हैं। धामी सरकार के मंत्रिमंडल में अभी 7 कैबिनेट मंत्री ही जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। राव शफात अली हमारे साथ इस खबर पर बने हुए हमारे ब्यूरो हेड उत्तराखंड से। राव शफात, धामी सरकार में खाली पदों को, कैबिनेट के खाली पदों को भरने के लिए अब विपक्ष की तरफ से एक तरह से कहा जाए तो तंज ही कसा गया है और साथ ही दायित्वधारियों को लेकर भी चर्चा की गई है। दायित्वधारियों को लेकर जो ये तमाम बातें कही गई है, इसको हम कैसे समझेंगे सियासी तौर पर? राव शफात, जरा तफसील से बताइए, कितने पद खाली हैं धामी कैबिनेट में, ये भी बताइए। मुमताज, देखिए, इसको समझना होगा क्योंकि दायित्वधारी और जो मुख्य कैबिनेट होती है, मंत्रिमंडल होता है, दोनों अलग अलग होते हैं और विपक्ष ने दोनों के ऊपर सवाल उठाए। पहला तो ये कि जो मुख्य कैबिनेट है, यानी जो कैबिनेट मिनिस्टर बनते हैं, उत्तराखंड में 11 का ये एक प्रारूप होता है और एक मुख्यमंत्री होते हैं। लेकिन क्योंकि लंबे समय से यहाँ 4 पद खाली हैं, सिर्फ 7 जो कैबिनेट मंत्री हैं वही जिम्मेदारियों को संभाल रहे हैं और लंबे समय से। चंदन रामदास का क्योंकि निधन हो चुका था पिछले वर्ष, तो उसके बाद ये पद भी फिर खाली है, तो अभी 4 जो पद हैं वो खाली हैं। पहला तो विपक्ष ने सवाल ये उठाया है कि जो इतने लंबे समय से 4 मंत्री मंडल में पद खाली हैं, आखिर धामी सरकार इनको भरना क्यों नहीं चाहती है? और जो 7 मंत्री जिम्मेदारी संभाल रहे हैं, जाहिर सी बात है कि वो इतनी जिम्मेदारी नहीं उठा सकते हैं और जो प्रारूप है यानी सरकार का 11 मंत्रियों का कैबिनेट के, वो पूरा क्यों नहीं करती है धामी सरकार? क्या किसी चीज का डर है, किसी बात का डर है? तो इसको लेकर के। और मुमताज, ये लंबे समय से खाली पद है। जब त्रिवेंद्र सरकार थी तत्कालीन, तब भी कुछ पद खाली थे, उसके बाद परिवर्तन हुआ, मुख्यमंत्री बदले गए, उसके बाद भी ये पद खाली रहे, फिर धामी सरकार आई, उसके बाद भी ये पद खाली रहे। तो विपक्ष इसलिए सवाल उठा रही कि लंबे समय से जो पद भरे जाने चाहिए थे मंत्रिमंडल के, वो अभी तक खाली हैं और इससे राज्य की जो योजनाएं हैं, राज्य हित में जो काम किए जाते हैं सरकार की ओर से, वो अभी अधूरे हैं और वो पूरे नहीं हो सकते क्योंकि जिम्मेदारियां जो मंत्रियों को बांटी जानी चाहिए वो सिर्फ 7 मंत्री उठा रहे हैं। पहला तो ये। दूसरा, दायित्वधारियों को लेकर के सवाल विपक्ष ने उठाया है क्योंकि दायित्वधारियों की लंबी फहरिस्त होती है। उत्तराखंड में ये कल्चर रहा है कि बहुत बड़े पैमाने पर दायित्व बांटे जाते हैं, यानी सरकार के अंदर जिम्मेदारी दी जाती है। सरकार के निगम होते हैं या फिर दूसरे परिषद होते हैं, उनके अध्यक्ष उपाध्यक्ष नियुक्त किए जाते हैं। पिछले दिनों अगर 3 महीने पर नजर डालें तो करीब 10 ऐसे दायित्वधारी थे जो राज्य सरकार ने जिनको नियुक्तियां दी थी, एक जिम्मेदारी दी थी। लेकिन अब संभावना ये थी कि कुछ और लिस्ट जारी हो सकती है। करीब 3 लिस्ट का इसमें जिक्र था और 20 से 30 ऐसे और जो बड़े नेता हैं भाजपा के, उनको सरकार में दायित्व मिल सकता है। तो इसको लेकर के विपक्ष ने सवाल उठाए कि दायित्व सिर्फ एक
सरकार का शिगुफा है और दायित्वधारी जो मंत्री होते हैं उनका काम कुछ नहीं होता है, ना उनकी कोई सुनता है, ना वो कोई काम कर सकते हैं। तो इसको लेकर के विपक्ष ने सवाल उठाए कि राज्य की आर्थिक स्थिति, आर्थिक तो हालात बेहद राव खराब है, शफात, लेकिन विपक्ष के इन सवालों पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया आती है, ये भी देखने वाली बात होगी। आप ही के जरिए ये भी जानेंगे कि सरकार की तरफ से क्या इस पर वाकई कोई जवाब भी दिया जाता है या नहीं। बेहद शुक्रिया आपका इस खबर की तह तक पहुंचने के लिए राव शफात। और अब हम रुख करेंगे हिमाचल प्रदेश का। 7 दिसंबर को प्रदेश कांग्रेस की बड़ी बैठक होगी। 7 दिसंबर को कांग्रेस मुख्यालय में सुबह 11 बजे बैठक होगी। हिमाचल कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह बैठक की अध्यक्षता करेंगी। सभी जिला अध्यक्ष और ब्लॉक अध्यक्ष इस बैठक में मौजूद रहेंगे। अग्रणी संगठनों के प्रमुखों का भी बैठक में रहना जरूरी है। बैठक में संगठन से जुड़े मुद्दों को लेकर बड़ी चर्चा की जा सकती है। कांग्रेस सरकार के 1 साल पूरे होने के कार्यक्रमों पर भी चर्चा होगी। पदाधिकारियों को समारोह के आयोजन के लिए जिम्मेदारियां भी दी जाए। प्रदीप ठाकुर शिमला से हमारे ब्यूरो हेड इस खबर पर हमारे साथ बने हुए हैं। प्रदीप, ये राज्य स्तरीय एक तरह की बैठक का आयोजन किया जा रहा है। सरकार अपना कार्यकाल पूरा कर रही है 1 साल का। जाहिर सी बात है, इसे लेकर 7 दिसंबर को होने वाली इस बैठक में तमाम पदाधिकारियों को जिम्मेदारी भी दी जा सकती है। इसके अलावा किन मुद्दों पर चर्चा के लिए ये बैठक बुलाई गई है? क्या संगठन में कोई फेरबदल भी हो सकता है? बिल्कुल, देखिए, जो अगले कल बैठक बुलाई गई है, ये पूरी तरह से जो 1 साल का कार्यक्रम होने वाला है उसकी रूपरेखा तैयार करने के लिए बुलाई गई है। और इसमें जो कांग्रेस पार्टी की प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह भी मौजूद रहेंगी और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह भी इसमें हिस्सा लेंगे। सभी जिला के अध्यक्ष जो संगठनात्मक जिले हैं और संगठनात्मक जो कांग्रेस पार्टी ब्लॉक हैं, वहां के पदाधिकारी इसमें मौजूद रहेंगे और जो फ्रंटल संगठन है उसके अध्यक्ष और बाकी जो पदाधिकारी हैं वो भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। कुल मिलाकर उनको जिम्मेदारियां दी जाएंगी कि जो 11 दिसंबर का धर्मशाला में कार्यक्रम होने वाला है उसमें लोगों को लाना है, जुटानी है। ये टारगेट जो है हर विधानसभा क्षेत्र को दिया जाएगा और जो फ्रंटल संगठन है उनकी भी जिम्मेदारियां लगाई जाएंगी, चाहे युवा कांग्रेस है या फिर महिला कांग्रेस है, बाकी भी जो कांग्रेस पार्टी के प्रकोष्ठ है, अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ है या ST प्रकोष्ठ है, ये तमाम इस तरह के संगठन है कांग्रेस पार्टी के, उनको भी जिम्मेदारियां दी जाएगी कि अपने अपने क्षेत्रों से लोगों को लाना है और इस कार्यक्रम को सफल बनाना है। कि 11 दिसंबर को जिस तरह से पार्टी ये कार्यक्रम आयोजित कर रही है, राज्य सरकार का ये कार्यक्रम होने जा रहा है, तो कांग्रेस पार्टी का एक जो सरकार है उसका 1 साल का कार्यकाल इस दिन पूरा हो रहा है। तो हो सकता है कि बड़ी गारंटियां जो है जिसमें 10 में गारंटियां बची हैं उनकी अनाउंसमेंट भी उस दिन की जा सकती है। तो कांग्रेस पार्टी कोशिश कर रही है कि बड़े कार्यक्रम को किया जाए। हालांकि इसके लिए राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को भी न्यौता दिया गया है। कांग्रेस पार्टी की जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है मल्लिकार्जुन खड़गे, उनको भी न्यौता दिया गया है। तो देखना ये होगा कि केंद्र से बड़े नेता यहाँ पर जो कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व है वो कौन कौन यहाँ पर मौजूद रहता है। लेकिन अपने स्तर पर कोशिश सरकार की है कि इस कार्यक्रम को अच्छे से किया जाए और इसीलिए पार्टी की बैठक बुलाई गई है। इससे पहले विधायक दल की बैठक है। प्रदीप, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस खबर की तह तक पहुंचने के लिए। और इस बीच हम पंजाब के हवाले से अहम खबर का रुख करेंगे। चंडीगढ़ में पंजाब भवन में किसान संगठन की अहम बैठक हुई। यहां पंजाब के मंत्री हरपाल सिंह चीमा और कुलदीप सिंह धालीवाल ने इस मीटिंग की अध्यक्षता की। कई किसान संगठनों ने पंजाब सरकार के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। पराली और भारत माला प्रोजेक्ट समेत कई मुद्दों पर चर्चा की गई। इस मीटिंग में पंजाब सरकार से कई मांगों पर किसान संगठनों को आश्वासन दिया गया है। हरसिमरत पॉल मेरे साथ इस खबर पर बनी हुई है। हरसिमरत, पंजाब के हवाले से अहम खबर है, किसानों की सरकार के प्रतिनिधियों से मुलाकात हुई है और कई अहम मुद्दों को लेकर इसमें चर्चा की गई है। भारतमाला योजना क्या है, ये भी आपके जरिए अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे। बताइए जरा, कैसी रही ये मीटिंग, क्या फैसला हुआ, इसमें क्या आश्वासन मिला है सरकार की तरफ से किसानों को? बताइए जरा। जी बिल्कुल मुमताज, आपको बता दें कि पिछले कई दिनों से किसान जो हैं वो अपनी अलग अलग मांगों को लेकर के सरकार से बातचीत करने के लिए कह रहे थे और कुछ दिन पहले इनकी तरफ से एक बड़ा प्रदर्शन जो है हमें वो भी देखने को मिला। तो इसके बाद मुख्यमंत्री के साथ और अन्य विधायकों के साथ भी जो इनकी मीटिंग है वो तय हुई थी और मुख्यमंत्री के साथ मुलाकात के बाद जिस तरह से हमें पता लगा कि गन्ने के रेट जो है वो निर्धारित कर दिए गए। अब कुछ और मांगों को लेकर के जो कि लंबित थी तो उसको लेकर के मंत्रियों के साथ बैठक हुई है, जिसमें हरपाल सिंह चीमा वित्त मंत्री शामिल थे और साथ ही साथ कैबिनेट मंत्री कुलदीप धालीवाल भी शामिल थे। उनके साथ तकरीबन 18 जथेबंदियों की
मीटिंग हुई है किसान जथेबंदियों की और अलग अलग मुद्दों को लेकर हुई है। इसमें गन्ने के रेटों को लागू करवाने, शुगर मिलों को दोबारा से चालू करवाने, इसके अलावा भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत कुछ लोगों का कहना था कि उनकी जो जमीन है वो कम रेट पर एक्वायर की गई है तो अपना कब्जा नहीं छोड़ रहे थे, तो उनको पूरा मूल्य दे करके तो उनकी उस जमीन से कब्जा लेना। इसके अलावा आपको बताएं कि जिस तरह से और भी कई मांगी हुई थी, पराली के मुद्दे को लेकर था या फिर पिछले दिनों जिस तरह से बाढ़ देखने को मिली थी पंजाब में, तो उन सभी मुद्दों को देखते हुए मीटिंग जो है वो रखी गई थी और जिसमें ज्यादातर मांगों पर किसानों की सहमति बनी है और सरकार को उन्होंने हाँ भरी है कि जिन जिन मुद्दों पर बातचीत हुई है उनमें जैसे जैसा फैसला एक दूसरे के साथ मिलकर लिया गया है उसको लागू करवाया जाए और समय पर मुआवजा दिया जाए। जी हरसिमरत, आपका बेहद शुक्रिया इस अहम खबर की तह तक पहुंचने के लिए। बहुत शुक्रिया आपका। इसी के साथ हमारे आज के खास कार्यक्रम खबर की तह तक में इतना ही। मैं अपने तमाम साथियों का शुक्रिया अदा करती हूँ, सभी जुड़े और इन अहम खबरों की तह तक पहुंचे। बहुत शुक्रिया आप सभी का। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन तमाम अहम खबरों के लिए आप बने रहें खबरें अभी तक के साथ।